हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर आईएएस एकेडमी। और आज हम लोग बात करेंगे जो करंट अफेयर कल चालू किया था मैंने, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 25 क्वेश्चन तक किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से 50 की ओर चलेंगे। कल वाले क्वेश्चन पे एक आध जगह पे डाउट था कि कुछ लोगों को, जैसे कि एक क्वेश्चन में शायद तक अमृत भारत स्टेशन वाले में बिलासपुर होगा ना, जो एक स्टेशन 6वें के बाद 7वां छूट गया है वो बिलासपुर होगा। प्लीज अपडेट कर लेंगे उसको और बाकी यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से 50 की ओर करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बात करूंगा, क्योंकि मेरे को कल परसों जैसे होता है ना, हर दिन कुछ ना कुछ आप लोगों की तरफ से क्वेरीज आते हैं, बातें करते हैं लोग कि सर मेरे को पर्टिकुलरली इस चीज़ में डिफिकल्टीज हो रही हैं, यहाँ पे डाउट आ रहा है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे भी हैं कि सर अब माइंड एग्जॉस्ट हो गया, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो क्या लास्ट में पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अल्टीमेटली देखो, ये सब चीज़ें ना आपके दिमाग की उपज है, मैं यही बोलूँगा अभी इस टाइम पर। अब ज़्यादा मत सोचो, आपने अगर साल भर मेहनत किया है, अच्छे से प्रिपरेशन किया है तो बनेगा। देखो लास्ट में हम कोशिश ये करते हैं कि हम 5 दिन के अंदर सब कुछ रिवाइज कर लेंगे, पर ऐसा हो नहीं सकता ना। अपने साल भर की जो पढ़ी उसको नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली लास्ट के रिवीजन में 1 या 2 सब्जेक्ट ही रिवाइज हो पाते हैं, पर आपने जो थ्रू आउट द ईयर पढ़ा है वो बनेगा। बेसिक क्वेश्चंस होंगे वो आपसे अच्छे से बनेंगे। तो मेक श्योर आप करो कि आपकी तैयारी हो चुकी है। खुद को क्या बोलना है कि मेरी तैयारी हो चुकी है और मैं इस तैयारी से उस एग्जाम को अच्छे से पास कर सकता हूं। बस मेरे लिए ये है कि अपने दिमाग की स्थिरता और संतुलितता को बना कर संतुलित रहोगे, बहुत अच्छा पेपर होगा। ओके चलिए, तो आज का क्वेश्चन करते हैं। कल के लिए थैंक यू ऑल, एक बहुत अच्छा रिस्पांस दिया आप लोगों ने। अच्छा भी लगता है जब रिस्पांस आता है। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा और इंटरेक्टिव हों, ठीक है ना। वैसे तो मैं बोलता नहीं, लेकिन ठीक है आज बोलता हूँ पहली बार ही आपको कि जो वीडियोस डाला जाता है तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा आप लोग लाइक करेंगे, उसके ऊपर आप कमेंट करिए, ठीक है ना। तो थोड़ा हमें भी अप्रिशिएशन मिलता है कि हाँ कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उसको हम भी और ज़्यादा पुश होकर करेंगे। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। ओके, आई स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आज हमने लिया है वो इकोनॉमिक सर्वे छत्तीसगढ़ से। तो एक मार्कर ले लेते हैं ताकि उसको क्वेश्चन को रीड करते हुए आपको चीजें अच्छे से समझा पाए। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। क्रॉप सेक्टर हैज अ मैक्सिमम परसेंटेज ग्रोथ इन 2018 एंड 19, ठीक है ना। तो 18-19 में फसल क्षेत्र की अधिकतम प्रतिशत वृद्धि रही, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, 18-19 में फसल क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वृद्धि रहा। स्टेटमेंट 2 बोलता है सर्विस सेक्टर हैज अ मैक्सिमम परसेंटेज इन 2019, सेवा क्षेत्र की अधिकतम प्रतिशत कब रही बोल रहे हैं 2019-20 में। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है प्राइमरी सेक्टर हैज अ मैक्सिमम परसेंटेज ग्रोथ, ठीक है ना। प्राथमिक क्षेत्र में 2018-19 में सबसे अधिक उस वहां पर क्या रहा, वृद्धि रही, ठीक है। और उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट बोलता है कि 2018-19 में खनन और उत्खनन में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि रही। द मैक्सिमम परसेंटेज ग्रोथ इन द माइनिंग एंड क्वायरिंग इज इन 2018 एंड 19, ठीक है। पहले मैं इसका आंसर समझा देता हूं, उसके बाद इसके बारे में कुछ बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। देखो यहां से क्या पूछा गया, सही कोड चुने, तो आपको बताया था मैंने ट्रू फॉल्स, तो ट्रू लिख सकते हैं वहां पर, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट भी यहां पर क्या है, ट्रू है। पर जो चौथा स्टेटमेंट है वो याद रखना, ये प्रेजेंट ईयर जो है 2022-23 वहां पर ये मैक्सिमम रहा है, तो चौथा स्टेटमेंट गलत है और चौथा गलत है और हमें सही निकालना। हमारे पास एक गलत स्टेटमेंट है, अगर रॉन्ग स्टेटमेंट मिल जाता तो हमको क्या करना है, उसको एलिमिनेट करना है। 4 को मैं तीनों में से एलिमिनेट करूंगा, ये तीनों हट जाएंगे, आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है ना। तो ऑलरेडी इस तरह से ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसे देखिए, उससे आपको समझ आ गई क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका आंसर सी। पर यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर देता हूं, प्लीज अच्छे से ध्यान रखना एग्जाम के समय में। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, यहाँ पर क्या, क्रॉप सेक्टर फसल क्षेत्र, एक वर्ड है प्राथमिक क्षेत्र और एक है आपका खनन एवं उत्खनन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं प्राइमरी सेक्टर या बोल सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र किसको बोलते हैं। प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर उस एरिया को बोलते हैं जो सीधा नेचुरल रिसोर्स से संबंधित होता है। प्राकृतिक संसाधन को सीधा दोहन करना, प्राकृतिक संसाधन को उसी रूप में इस्तेमाल करना जिस क्षेत्र में हो रहा है उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में क्योंकि हम कृषि को सीधा यूज कर रहे हैं, वहां पर खनन कर रहे हैं और सीधा ही कर रहे हैं, तो कृषि और खनन दोनों प्राथमिक के हिस्से हैं। पर अगर उसी को अगर हम ब्रेक कर दें कि किसमें फसल और खनन को अलग करके, तो उसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं। तो सर्वे में कुछ ऐसा मेंशन होगा, एक क्रॉप सेक्टर, एक प्राइमरी सेक्टर। तो प्लीज उस चीज को सर्वे में आप जब पढ़े होंगे तो ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में इसने मैंने तीनों चीजों को अलग कर दिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। और जो बातें बताई है उस बात को प्लीज अच्छे से आप लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल का, ठीक है। G20 फ्रेमवर्क समूह, G20 फ्रेमवर्क समूह की 4th मीटिंग कहां पर हुई थी, आप सभी को पता होगा, रायपुर में हुई थी,
ठीक है। पर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि रायपुर में किस स्थल में हुई थी। पहले यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन अच्छे से याद रखना कि ये मीटिंग हुई कब, 18 और 19 सितंबर 2023, 18 और 19 सितंबर को ये मीटिंग हुई 2023, ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो रायपुर में किया गया था, ये तो मैंने बता दिया। पर रायपुर में किस जगह पे किया गया था ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन क्या दिया है, बेबीलोन इंटरनेशनल, मेफेयर, पहुना और संगवारी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा मेफेयर रिजॉर्ट, जो कि न्यू रायपुर में है। आंसर इसका होगा मेफेयर, ठीक है। आंसर होगा इसका बी, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये भी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखेंगे कि इसके हेड कौन थे। तो इसको चेयर किया था भारत की तरफ से चांदनी रैना ने और ब्रिटेन की तरफ से थे सैम बैकेन, ठीक है। तो ये प्लीज इसको थोड़ा अच्छे से कर लेना। G20 मीटिंग रायपुर में एक बहुत बड़ा इवेंट था, एक प्रश्न वहां से आप लेकर चलो एग्जाम के लिए, प्लीज इसको अच्छे से करके चलेंगे। ओके, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इलेक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है ना। निम्नलिखित का मिलान करें, सर्वाधिक मतदाता निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। तो यहां पर दिया हुआ है, तो देखो यहां पर ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे अधिक पुरुष जो है, ठीक है ना, सॉरी मेरे ख्याल से यहां पर चेंज हो गया क्वेश्चन। हाँ, आते हैं इस पर वापस। तो पहला बोल रहा है मैन, ठीक है। तो जो पुरुष है वो सबसे अधिक कहां थे, कसडोल, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है, महिला रायपुर ग्रामीण, तो ये गलत है। वुमेन भी कहां पर ज्यादा अधिक थी, कसडोल से ही ज्यादा वोटर जो थी वो वुमेन वोटर कसडोल में सबसे अधिक थी। और तीसरा है थर्ड जेंडर रायपुर शहर दक्षिण, ठीक है ना, रायपुर सिटी साउथ। क्लियर है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये दोनों सही हैं और ये क्या है, गलत है। तो दो जोड़े यहां पर क्या है, सही है। तो यहां पर देखो केवल एक जोड़ा सही है, नहीं दो है, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। तो इसको याद रखना। और महिला ज्यादा कहां पर है, कसडोल पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला आते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे ये, ठीक है। छत्तीसगढ़ में इस साल चर्चा में रहे कुछ स्थल, ठीक है। तो इन स्थलों को काफी अच्छे से पढ़ना है, जानना है। पिछले साल जैसे कि बहुत ज्यादा चर्चा में क्या था, मयाली, ठीक है। मयाली में इको रिजॉर्ट बन रहा था और वो माधेश्वर पर्वत के नीचे ही था, इसलिए माधेश्वर को प्रश्न में लाया गया था। तो उसी तरीके से इस साल भी ये सारे जगह जो है इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे न्यूज में रहे साल भर, प्लीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि करके क्या दिया हुआ है। सबसे पहला देखो झुमका द्वीप, ठीक है। तो झुमका द्वीप जो है वो कहां पर है, अगर देखेंगे तो हम लोग कोरिया में है, ठीक है। झुमका आइलैंड कहां पर है, कोरबा में है, सॉरी कोरिया में है। उसके बाद गोल्डन आइलैंड, गोल्डन द्वीप जो है वो कहां पर है, कोरबा में है। क्लियर है। इसके बाद टाटा मारी देखेंगे तो कहां पर है, कोंडागांव में है। और यहां पर छत्तीसगढ़ का पहला ग्लास पुल बन रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान रखना। ओके, इसके बाद भारत भवन, इसको बनाया गया है रायपुर में। और डियर पार्क अगर देखेंगे तो वो कहां पर है, बस्तर में। और इसके हिसाब से अगर देखते हैं तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 3, 2, 1, 5, 4, आंसर इज बी, ठीक है। तो ये तो एक आंसर हो गया। पर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बात करूंगा कि मैच द फॉलोइंग के जब क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर एग्जामिनर जो ऑप्शन सेटिंग करते हैं उन ऑप्शंस को भी कभी कभी देखकर आप आंसर तक डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको ध्यान रखना। अब जब बहुत टफ लगेगा क्वेश्चन और समझ नहीं आएगा तो इन ऑप्शंस को भी आप ट्रेस कर सकते हैं। तो ये ट्रिक जैसा पार्ट है, लेकिन जरूरी नहीं कि नेसेसरी नहीं है कि ऐसा आंसर होगा। तो एक तो होता है कि वो सिंपल सामने सामने लिख देते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 लिख देंगे या 5 है ना। एक ये होता है, 4 वाले देते हैं खासकर तो 4 में ऐसा कर देंगे। तो ऐसा कोई ऑप्शन है तो ये सही हो जाता है। दूसरा क्या करते हैं, इसी ऑप्शन को उल्टा दे देते हैं, 4, 2, 3, 1। तो ये ज्यादा करके जो आंसर सही होते हैं वो बता रहा हूं। तो इस सीधा लिखा हो वो अक्सर ज्यादा करके सही होता है। दूसरा इस सीक्वेंस में लिखा हो तो वो ज्यादा सही होता है। थर्ड एक ऑप्शन ऐसा बना देते हैं 2, जैसे ऐसा बना देंगे आपका 2, 1, 4, 3, ठीक है। मतलब वो आपस में उसको क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो एक ऐसा ऑप्शन बनता है। 5 स्टेटमेंट जैसा मैंने भी पूछा तो उसमें मैं क्या करूंगा, 5वें में से देखो थर्ड को फिक्स कर दिया और ऊपर नीचे को आपस में क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो ऐसे ऑप्शंस रहते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है ना। मतलब आप मेजॉरिटी का ऑप्शन सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ इस तरीके से होता है। पर ऐसा नहीं करना एग्जाम पे, आप पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ जाना, कोशिश करना जब लास्ट मौका, अब आपसे पेपर में 20 क्वेश्चन बना तो कोई मतलब नहीं, पास तो ऐसे नहीं होना है, तब उस सीक्वेंस में ये सारी चीजों का इस्तेमाल करना, काम कहीं ना कहीं पर आ जाएगा। ओके, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या था या है। नीति आयोग के द्वारा रिलीज की गई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। ऐसे तो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कौन करता है, यूएनडीपी। तो यूएनडीपी की रिपोर्ट है एचडीआई रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और होता है आपका जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स,
ठीक है, ये तो पढ़ ही लेना कि यूएनडीपी कौन से रिपोर्ट रिलीज करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जो छत्तीसगढ़ का भी रैंक नीति आयोग के द्वारा जो किया गया उसमें क्या रहा, तो उसमें छत्तीसगढ़ का रैंक रहा 7th रैंक। तो हमें खुश नहीं होना चाहिए, हमें बल्कि यहाँ पर दुखी होना चाहिए कि 7वें में आ गए। ठीक है, मतलब हम सबसे गरीब राज्यों में 7वें नंबर में आते। ठीक है, और सबसे ज्यादा गरीब राज्य जो छत्तीसगढ़ पूरे भारत का है वो क्या है, बिहार है, और दूसरे नंबर पे आता है झारखंड। तो एक चीज तो ये आ सकता है कि किस नंबर पे है, दूसरा आ सकता है कितना प्रतिशत गरीबी है। तो छत्तीसगढ़ में कुल 16.37 16.37% गरीबी के साथ वो 7वें स्थान पे रहा इस पर्टिकुलर रिपोर्ट पे। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, ओके, ये तो ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, अगेन मिलान से प्रश्न है। इस प्रश्न के संबंधित मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, आप मान के चलो कि पेपर में 2 क्वेश्चन आ गए हैं इससे संबंधित या इस क्षेत्र से संबंधित। इस क्षेत्र से संबंधित मतलब यहाँ पर पहले बता देता हूँ, फिर मैं आके सॉल्व करता हूँ। छत्तीसगढ़ में जो मंत्री बने हैं इस पर्टिकुलर वर्ष में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, वो वुमेन्स और क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहां से आप मान के चलो कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। नहीं आएगा बात अलग, मेरे तरफ से बोल रहा हूं आ चुका है। अब देखते हैं एग्जाम में आता है कि नहीं आया तो मान लेंगे कि नहीं आया, कोई बात नहीं, पर अभी आपको ये मान के चलना आ चुका है। और आप अपने आप से प्रॉमिस करो, मेरे से भी कर लो जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, कि सबसे पहला पेपर में अगर कोई प्रश्न सॉल्व करेंगे तो यही करेंगे जो मिनिस्टर वाला होगा। ठीक है, एग्जाम से पहले अगर कुछ देख के जाने चले जाना, देखना वहां पर दिखने में बनना चाहिए, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, इलेक्शन हुआ इस साल, तो बनना तो यही चाहिए ना प्रश्न, हम लोग सभी को पता है। तो प्लीज इसको तो एक बार अच्छे से आप लोग ध्यान रखना। देखो, जितना आसान प्रश्न जो पढ़ के गए उसको अगर पहले करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा। ठीक है ना, तो इससे याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन जो इजी होते हैं उसको जल्दी करना चाहिए, कॉन्फिडेंस के लिए भी जरूरी होता है। खैर, तो ये याद रखना कि आपका ये क्वेश्चन तो आ ही गया है लगभग, ये मानो अभी सेम क्वेश्चन आया ना है, बात अलग है, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि मंत्री और एवं उनका निर्वाचन क्षेत्र, यहाँ पर लिख लेते हैं निर्वाचन क्षेत्र। तो कौन सा मिनिस्टर रहा और उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी रही, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहली बात, लखनलाल देवांगन जी, मैं यहाँ पर नाम यहाँ पर इनका लिखा हुआ है, आप सभी कमेंट करके बताओगे कि इनको कौन से विभाग का चार्ज मिला है। सभी का आप लोगों को कमेंट करना है जो भी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो लखनलाल देवांगन जी ये कोरबा से हैं, विभाग आप बताएंगे। ठीक है, सजेशन आपको ऐसे देता हूं कि कोरबा में खूब सारा उद्योग है। ठीक है, बाकी आप लोग देख लेना क्या है इसका आंसर, वो तो आप बताओगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड कौन आते हैं, केदार कश्यप जी आते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, केदार कश्यप, और केदार कश्यप जी नारायणपुर से हैं। ठीक है, अबुझमाड़ पहाड़ वनों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, आप देख लेना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद देखते हैं आप हमारे कौन है अगले, अरुण साव। ठीक है, अरुण साव जी को लोरमी, ये हमारे डिप्टी सीएम भी है, ये लोरमी से, ठीक है ना, तो वहां से खड़े हुए। ओके, और उसके बाद आते हैं आपके विजय शर्मा। ठीक है, और विजय शर्मा जी ये भी आपके एक डिप्टी सीएम है, जो कि कहां से थे, कवर्धा से थे। तो ऑप्शन इसके हिसाब से बहुत ही आसान हो जाएगा, और इसका आंसर जो ऑप्शन से उसके हिसाब से होगा भी आप सभी को पता है। बट आपका काम ये 4 नहीं है, आपका काम है वो सारे जितने बने हैं सबको करेंगे, और सबका विभाग आप अच्छे से करेंगे। एक प्रश्न तो मैं बोल रहा हूं एग्जाम में जाके पहला प्रश्न ही सॉल्व करके आना। ठीक है, प्लीज इस चीज को ध्यान रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ हैज द स्टेटस ऑफ डैश क्लीनेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, छत्तीसगढ़ को भारत का सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया कौन सी संख्या का। ठीक है ना, तो इसको प्लीज एक बार, अभी शायद रिसेंटली एक और आया है अपडेट, तो उसको आप लोग देख लेंगे। ये थोड़े से पुराने वाले अपडेट के हिसाब से मैंने क्वेश्चन बनाया था, तो प्लीज इसको देखेंगे। अभी मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ, बट इसका अपडेटेड अगर कुछ होता है तो उसको मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बता भी दूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 3rd होगा, तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा मिला छत्तीसगढ़ को। ठीक है, ओके, ये चुनाव से पहले का था, चुनाव के बाद एक और रिपोर्ट आया है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, पर वो मुझे नहीं लगता कि वो पेपर बनाने के समय में वो आ चुका होगा। पेपर बनाने के समय में कुछ नया बना है, तो वो अलग है, ये पुराने वाले डेटा के हिसाब से। ओके, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ स्टेट फर्स्ट एथेनॉल प्लांट, राज्य के पहले एथेनॉल संयंत्र की कुल क्षमता। ठीक है, राज्य के पहले एथेनॉल प्लांट की कुल क्षमता जो है वो कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पर से 3 से 4 चीज रखोगे, मैं बता रहा हूँ, प्लीज याद रखना। साइंस के पेपर के लिए आप लोग एक चीज तैयार कर लेना, एथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला क्या है। एथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, C2, ठीक है ना, C2H5OH। तो प्लीज एक बार देख लेना, जो मैंने बताया वो ये है, थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो एथेनॉल का एक केमिकल फॉर्मूला जरूर आपको याद करना है। उसके बाद सेकंड ये होगा कि ये संयंत्र कहां पर स्थापित है।
ठीक है ना। तो ये आपके लिए प्रश्न है मेरी तरफ से, कमेंट करके आप लोग बताएंगे, ठीक है। और तीसरा जो है कि ये किसमें नापा जाता है, तो इसका आंसर तो पहले क्या होगा 60 KLPD, ठीक है ना। KLPD ये इसका क्या है यूनिट है, तो यूनिट को भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। किलोलीटर एक्चुअल में क्या होता है, जो उसको कितने राउंड्स पे निकाला जाता है उसके हिसाब से इसकी एक यूनिट बनती है, तो आंसर इसका क्या होगा ए होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स एंड जनपद पंचायत रिस्पेक्टिवली कम्स अंडर द पेसा एरिया, क्रमशः कितने जिले एवं जनपद पंचायत पूर्णता पेसा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं छत्तीसगढ़ के, ठीक है, पूर्णता पेशा क्षेत्र के अंदर आते हैं। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन देखो अच्छे से पढ़ लेना, पहले मैंने क्या पूछा है कंप्लीटली पूर्णता। प्रश्न जब आएगा तो फट से टिक नहीं मारना है, सबसे पहले क्या करना है ऑप्शंस को देख लेना कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर कंप्लीट पूछा गया है, और अगर हम लोग कंप्लीट के हिसाब से चलेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, सॉरी यहाँ पर कंप्लीट के हिसाब से देखेंगे तो आंसर होगा इसका सी 16 और 75। तो 16 जिले और 75 जनपद पंचायत पूर्णता आते हैं, ठीक है। पर इसके रिगार्डिंग मैं आपको यहाँ पर कुछ बता रहा हूँ, प्लीज उसको नोट डाउन कर लीजिए अपने पास, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए, इसको जानना होगा, ठीक है। तो टोटल पैसा अगर देखेंगे तो टोटल हमारे यहाँ पर क्या है 21 है, 21 में से 16 पूर्णता है और 5 क्या है अंशतः है, ठीक है। तो टोटल जिले कितने हैं 21 जिले, और 85 जनपद पंचायत जो है वो पेशा क्षेत्र में आते हैं, पहला चीज। दूसरा जो पूर्णता है 16 जिले पूर्णता आते हैं कंप्लीट, और 75 जो है वो जनपद पंचायत वो जो है कंप्लीटली आते हैं। थर्ड पार्शली, ठीक है ना, जो अंशता की बात करेंगे या आंशिक रूप से बोलेंगे तो ये कितने हैं 5 जिले हैं और 10 जनपद पंचायत है। तो ये तीनों डेटा को याद रखना, ये एग्जाम पे डायरेक्टली पूछने जाने वाले सवालों में से एक है, प्लीज इसको ध्यान रखेंगे। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज इंक्लूडेड इन द नेशनल रबर मिशन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राष्ट्रीय रबर मिशन में शामिल किया गया है। उत्तर इसका है बस्तर, सभी को पता होगा आप में से, उम्मीद करता हूं आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी होगी कि ये तो आप बता ही सकते थे। ओके, अब अगर आपको ये पता है तो आपको दूसरा प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, ये आप कमेंट करके बताएंगे कि नेशनल रबर मिशन को किस वर्ष लागू किया गया है भारत सरकार के द्वारा, इन विच ईयर द नेशनल रबर मिशन स्टार्टेड इन इंडिया। ये आपके लिए प्रश्न है, आप मुझे कमेंट करके इसको बताएंगे। ओके, आगे बढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन ये है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला मेरी मिट्टी, ठीक है ना, मेरी मिट्टी मेरा देश कैंपिंग जो है इसके अंतर्गत रहा है। मेरी मिट्टी मेरा देश, बैक कर लेते हैं थोड़ा सा, मेरी मिट्टी मेरा देश के अंतर्गत शामिल किया गया। तो किस जिले को शामिल किया गया है, तो वो जिले का नाम है सूरजपुर, ठीक है। तो जिला कौन सा होगा हमारा, सूरजपुर होगा। बेसिक क्वेश्चन है, पर हम लोग थोड़ा सा इंडिया लेवल पे समझते हैं। तो भारत में कुल 52 जिलों को इसमें चुना गया, 52 डिस्ट्रिक्ट्स को, और वो टोटल 14 राज्यों में फैले हुए हैं, ठीक है ना। तो मेनली जो शहीद हो जाते हैं राज्यों से, उनके सम्मान के लिए इसको किया जा रहा है, ठीक है ना। तो प्लीज याद रखेंगे कि मेरी मिट्टी मेरा देश के अंदर छत्तीसगढ़ का सूरजपुर को सम्मिलित यहाँ पर किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द छत्तीसगढ़ स्टेट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी 2023 to 28 द प्रोविजंस ऑफ लोन इंक्लूड, छत्तीसगढ़ महिला उद्यमिता नीति 2023 से 28। तो पहला चीज याद रखना कि नीति कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, कब से कब तक, 23 से लेकर 28 के तहत ऋण का प्रावधान है। तो किस तरीके के ऋण वहां पर दिए जा रहे हैं उससे संबंधित प्रश्न है, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है अप टू 50 लाख फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, निर्माण परियोजना के लिए 50 लाख तक का दिया जाएगा। सेकंड बोलता है सर्विस यानी कि सेवा क्षेत्र, तो सेवा उद्यमियों के लिए 25 लाख तक का, 25 लाख, ठीक है। थर्ड बोलता है अप टू 5 लाख फॉर द बिजनेस वेंचर प्रोजेक्ट, ठीक है ना, जो बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस वेंचर प्रोजेक्ट के लिए 5 लाख तक का, ठीक है। और यहाँ पर इसके हमको कूट करना, आप देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, सही कूट निकालना है। मुझे पता है कि ऑप्शन 3 जो है वो गलत है और ये दोनों क्या है सही। तो थर्ड में पहले देखूंगा इससे एलिमिनेट हो रहा है, इससे हो रहा है, मतलब यहाँ पर मैं फंस रहा था। पर अब ऐसी स्थिति में आप किसी प्रश्न में फंस रहे हो तो प्लीज मेरा ये कहना होगा, पहले तो अगर आपने काफी क्वेश्चन कर लिए तो बात अलग है, पर अगर आपने कम क्वेश्चन किए और ऐसे ऑप्शन में फंसे तो आप उसको टिक करके जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन जब भी फंसते तो याद रखना, ज्यादा करके मैं बोलूंगा, जो मेजोरिटी की ओर होता है वही उसका आंसर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अभी आंसर क्या होगा 1 into मेजोरिटी, मतलब जिसमें ज्यादा ऑप्शन दिख रहे हैं, ऐसा होता है। बट मैं ये नहीं बोलूंगा 100% करके, है ना, बट रिस्क लेना होगा तो उसके साथ लेना, कम वाले के साथ मत लेना, ठीक है। ओके, तो आंसर इसका क्या होगा, बी होगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ये होगा 10 लाख, ठीक है, ये कहाँ तक है आपका 10 लाख तक है, 5 लाख तक नहीं है। तो 10 लाख, 25 लाख और 50 लाख, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को याद रहेगा। इसके आगे चलते हैं। किसान किताब का उल्लेख किस किताब के अंतर्गत है, किसान किताब इज मेंशन अंडर विच बुक,
ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ के अलग अलग यहाँ पर अधिनियम दिया गया है, भू राजस्व संहिता, वन अधिकार अधिनियम, पेशा अधिनियम या इनमें से सभी, ठीक है। लैंड रेवेन्यू कोड, फॉरेस्ट राइट एक्ट, पेशा एक्ट एंड ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ जो LRC है, लैंड रेवेन्यू कोड, उसके अंदर आता है किसान किताब का वर्णन, ठीक है। ये क्यों पूछा गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने क्या किया था कि किसान किताब का नया नाम खोजने के लिए, कोई छत्तीसगढ़ी नाम खोजने के लिए लोगों ने, गवर्नमेंट ने ओपन किया था, लोगों को सुझाव मांगे थे कि इसका कुछ नया नाम बताइए। तो इसलिए काफ़ी समय तक न्यूज़ में था। तो अब होप कि आप सब में से किसी ने पार्टिसिपेट भी किया होगा उसमें, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा LRC। और LRC हमारे पेपर 7 के सिलेबस में भी है, तो उससे रिलेटेड अपडेशन भी है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बाय सिकल सेल इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़, ठीक है ना। सिकल सेल इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ के द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर बनाया गया है, सिकल सेल इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ द्वारा उत्कृष्टता केंद्र कहां बनाया गया है, ठीक है। तो ये उत्कृष्टता केंद्र को बनाया गया है और ये पहला बनाया छत्तीसगढ़ का, जो कि रायपुर में है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, विशेष बीमारी है सिकल सेल अनीमिया के बोला जाता है, ठीक है ना, जो कि शरीर में खासकर महिलाओं को और बस्तर के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। आयरन की कमी हो जाती है, खून नहीं बनता, ठीक है ना। तो ये सारा इसमें समस्या होती है। सिकल सेल को भी थोड़ा बहुत देखना है, वो चाहे तो आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में काफ़ी समस्या है। ओके, ऑन 7 जुलाई, यहाँ पर मेंशन नहीं किया 7 जुलाई का डेट, यहाँ 7 जुलाई लिख लेंगे, ठीक है ना। तो 7 जुलाई को प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का शिलान्यास किया, ठीक है। तो कितने प्रोजेक्ट को टोटल स्टार्ट किया गया था, हाउ मैनी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन छत्तीसगढ़, ठीक है। तो टोटल 5 प्रोजेक्ट को उन्होंने स्टार्ट किया था, इसका आंसर होगा सी। और वो 5 प्रोजेक्ट का यहाँ पर मैंने डिटेल दिया है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से 5 प्रोजेक्ट थे, ठीक है। पहली बात तो कुल लागत जो इसकी होगी 6,400 करोड़ रुपए का, ये प्रोजेक्ट को डिक्लेयर किया था नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है ना। और वो 5 प्रोजेक्ट में से पहला आता है कोडेबोर्ड रायपुर सेक्शन टू जगदलपुर नेशनल हाईवे, ठीक है ना। कोडेबोर्ड रायपुर सेक्शन से जगदलपुर रीजन की ओर एक बढ़ेगा। दूसरा सेक्शन वो कहां से आ रहा था, बिलासपुर टू पथरापल्ली, अभी जो बन रहा है ये पूरा बनेगा, उसके बाद आ गया है ना, तो बिलासपुर की ओर मूव करेगा पथरापल्ली तक। तीसरा है झांकी टू सरगी, ठीक है, झांकी टू सरगी। उसके बाद है सरगी टू बंसवाही और एक होगा बंसवाही टू मरंगपुरी, ठीक है। तो ये 5 को ध्यान रखेंगे कि ये कहां से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिसमें से आपको सीधा क्या बताया गया, 3, 4 और 5, ये जो 3 नीचे वाले हैं, आर द पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ सेक्शन ऑफ ग्रीनफील्ड 6 लेन नेशनल हाईवे NH 130 CD ऑफ रायपुर विशाखापट्टनम हाईवे, ठीक है। देखो ये 5 बनाए जाएंगे, जिसमें से नीचे के 3 जो 3 कौन से, झांकी से सरगी, सरगी से बंसवाही, बंसवाही से मरांगपुरी, ये जो 3 है ये आपको पता है कि 6 लेन रोड बनाया जा रहा है, कहां से कहां तक, रायपुर से विशाखापट्टनम, ये उसके हिस्से हैं और ये अलग से 2 बनाए जाएंगे, ठीक है। तो उसके हिस्से में ये 3 आते हैं, झांकी से सरगी, सरगी से बंसवाही, बंसवाही से मरांगपुरी, ठीक है। तो ये तीनों छत्तीसगढ़ सेक्शन। और कौन सा नेशनल हाईवे में ये बनाया जा रहा है, ग्रीनफील्ड, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर होगा उसका नेशनल हाईवे 130 CD, याद रखना, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि वो 6 लेन जो बनाया जा रहा है वो किस नेशनल हाईवे के ऊपर बनाया जा रहा है, तो क्या होगा, नेशनल हाईवे 130 CD, जो कि रायपुर और विशाखापट्टनम के बीच है, ठीक है। तो प्लीज इस इंफॉर्मेशन को अच्छे से रखना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आकर किसी चीज की घोषणा करे तो वो अपने आप इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहां से इंडिया लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं मैम, ठीक है ना। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, हु इज द हेड ऑफ कमीशन विच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द इंक्वायरी इनटू मणिपुर वायलेंस, मणिपुर हिंसा की जांच के लिए गठित आयोग के प्रमुख कौन थे या कौन है, ठीक है। तो पहली बात तो मैं पहले आंसर बता देता हूं, अजय लांबा जी हैं इसके हेड, ठीक है, अजय लांबा। और ये जो है इसमें 3 सदस्य हैं, तो 3 सदस्य में से बाकी 2 सदस्य कौन कौन है, एक है हिमांशु शेखर और दूसरे हैं आलोक प्रभाकर, ठीक है। तो प्रमुख ये है और वो दोनों उसके सदस्य हैं। इसके साथ साथ एक और यहाँ पर व्यक्ति हैं जिनका नाम है अनसुईया उइके, ये क्या थे, पहले छत्तीसगढ़ के गवर्नर थे जिनको मणिपुर भेजा गया, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक चीज मैं बात करना चाहूंगा, मणिपुर हिंसा थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर 2 अलग अलग जनजातियों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। मणिपुर से रिलेटेड थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मणिपुर से संबंधित आपको प्रश्न दिख सकता है एग्जाम पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो जनजाति की बात करेंगे उस जनजाति का नाम है मैतई, ठीक है। वैसे जी मैतई है और एक है आपकी कुकी, जनजाति तो नहीं बोल सकते, ऐसा उनको मैतई और कुकी, ठीक है। तो ये दोनों के बीच ये हिंसा हो रहा था। तो हिंसा किसकी किसके मध्य था, मैतई और कुकी के बीच में यह हिंसा था। वो इसलिए था क्योंकि देखो ज्यादा करके मणिपुर में कौन से लोग हैं, मैतई लोग और कुकी कम है, और मैतई लोगों को जनजाति का दर्जा देने की बात हो रही थी,
ठीक है ना। तो जिसके कारण इनको ये चीजें पसंद नहीं है और इसके बाद फिर धीरे धीरे हिंसा की ओर बढ़ा। खैर वो सारा चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो पहले तो ये दोनों को ध्यान रख लेना। इसके बाद मणिपुर से संबंधित थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं। तो मणिपुर में कौन सा पर्वत है? लुसई, ये याद रखना, लुसई पर्वत है जिसको मणिपुर हिल्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आ सकता है, मणिपुर हिल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे। मणिपुर में आपका क्या है? आपका लोकटेक झील है, लोकटेक लेक, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो उससे भी प्रश्न आ सकता है, जिसको क्या बोलते हैं? एक प्रकार का फ्लोटिंग आइलैंड बोला जाता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या बनते हैं? फुमडीज बनते हैं और वहीं पर मिलता है संघाई हिरण, जो उस फुमडी के ऊपर चलता है तो क्या होता है? नाचता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो पहले तो ये। दूसरी बात, क्योंकि जनजाति के रूप में बात हो रही थी उत्तर पूर्वी राज्य के, तो आप ज्योग्राफी में एक चीज जरूर कर लेना कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जितनी भी जनजाति है उनको जरूर देख कर जाना कि कौन से राज्य में कौन सी मिलती है। जैसे कि सिक्किम में है हमारे लेप्चा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में बात करेंगे तो दाफला, अबोर, मीरी, मिश्मी और अपतनी, ये 5 हैं। असम में अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? ठीक है ना, देखो दाफला, अबोर, मीरी, मिश्मी, नीचे क्या है? मिकीर, यहाँ पर मिलती है जनजाति, उस जनजाति का नाम है मिकीर। उसके बाद है बोडो, ठीक है, चेंच्यू, तो ये यहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद अगर हम नागालैंड में जाएंगे तो नागा जनजाति के लोग हैं। मणिपुर में आएंगे तो लुसई, और साथ ही साथ क्या दिख रहे हैं आपको? कुकी दिख रहे हैं। अगर हम मेघालय की बात करते हैं, यहाँ पर क्या दिखेंगे आपको? गारो, खासी और जैंतिया। ठीक है, तो ये ट्राइब्स थे, इन ट्राइब्स को अच्छे से कर लेना, थोड़ा सा ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भारत में जो पीवीटीजी है उससे संबंधित है। ठीक है, अच्छे से समझना, इस प्रश्न को थोड़ा सा बता रहा हूं। इस वर्ष एक योजना लागू की जा रही है जिसका नाम है प्रणाम, ठीक है ना, पीएम प्रणाम, जो कि पीवीटीजी के डेवलपमेंट और उसके विकास के लिए लाया जा रहा है। ठीक है, उसके ऊपर मैं एक प्रश्न जरूर कराऊंगा। अभी फिलहाल इस प्रश्न को देखते हैं। अब होते क्या है, तो देखो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन इस साल पीवीटीजी से संबंधित आ सकता है, तो मैं आपको प्रोबेबल क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, और मैं कल पूछूंगा आप लोगों से शुरू में। तो पहला चीज होता है, या मैं आज पूछ रहा हूँ, आप लोग उसको लिख के मुझे बताएंगे कि पीवीटीजी जो योजना थी, इसको चालू कब किया गया था? इसको पीटीजी के नाम से स्टार्ट किया था, पर्टिकुलरली, ठीक है ना, ट्राइबल ग्रुप। फिर बाद में इसका नाम बदल दिया गया, पीवीटीजी कर दिया गया। तो पहले बात बताओगे कि इसको चालू कब किया गया, इसका नाम कब बदला गया, वर्तमान में भारत के इसके अंतर्गत कितने जनजातियों को शामिल किया गया है? छोटा 75। ठीक है, तो वो पहली बात, पीटीजी को किस समिति के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था, कौन सी आयोग थी जिसने इस चीज को बताया? उसके बाद पीवीटीजी को सेलेक्ट करने का आधार क्या होता है? क्राइटेरिया, 4 क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, तो वो क्राइटेरिया क्या है? ये सारी चीजों को तैयार कर लेना। ठीक है, तो ओके, उसके बाद आते हैं यहाँ पर। अब देखो, गवर्नमेंट ने एक अपडेटेड डेटा दिया है, लेकिन अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर में इसको अभी अपडेट नहीं किया गया है, तो अभी भी हम उसको 13 ही लेके चलेंगे, पर 15 भी अगर आएगा तो डेफिनेटली वो उसको कंसिडर कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि इसमें आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखना। सबसे पहली बात करते हैं ओडिशा। ओडिशा में सबसे अधिक क्या है? पीवीटीजी है। प्लीज इसको रेक्टिफाई कर लेंगे, अपडेट कर लेंगे कि सबसे अधिक पीवीटीजी कहां पर है? ओडिशा में है। वो 13 है, पर उसमें से 2 को और ऐड करने की बात की है, और ऐसा है कि 2 के नाम को ही बदल दिया जा रहा है, तो उसके साथ वो 15 हो जाएंगे, लेकिन अभी उसका ऑफिशियल आया नहीं है नोटिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर में आता है आपका आंध्र प्रदेश, जहां पर टोटल कितने हैं? 12 पीवीटीजी है। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर में हमारा आता है, एक मिनट ना, आपका ठीक है, ओडिशा का 15, जब फर्स्ट मध्य प्रदेश, सॉरी ये तो रहेगा ना। ओके, तो मध्य प्रदेश में टोटल कितने पीवीटीजी हैं? 7। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखेंगे 3, 4, 5। ठीक है, झारखंड में कितने हैं? 9, और तमिलनाडु में कितने हैं? 6। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। प्लीज इसको अपडेट कर लेंगे और इसको अच्छे से करके जाएंगे इस प्रश्न को। ठीक है, पीएम प्रणाम के बारे में मैं बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में। ओके, इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, चूज द इनकरेक्टली मैच्ड, गलत सुमिलित का चयन करें। ठीक है, इसमें से कौन सा गलत सुमिलित है उसको हमको देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इस साल मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि इंटरनेशनल रिलेशन से आप 2 करंट अफेयर के क्वेश्चन मान सकते हैं कि आएगा एग्जाम में। तो इजराइल के आसपास काफी ज्यादा विवाद चल रहा है, तो इसलिए इजराइल का बॉर्डर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो उसके बॉर्डर पे जितने भी समस्याएं हैं उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर कौन सा है। ठीक है, तो इजराइल के यहाँ पर अगर बात करें, इस दिशा में यहाँ पर आता है एक जगह जिसका नाम है गोलन हाइट। क्या है? गोलन हाइट। और गोलन हाइट अगर देखेंगे तो ये पहले सीरिया की क्या थी? टेरिटरी थी, और वो आज भी सीरिया और किसके बीच में विवाद है? इजराइल के बीच में। ठीक है, तो सी देखेंगे तो गोलन हाइट, सीरिया और इजराइल के बीच विवाद है। एक दूसरा बात करते हैं,
ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं गाजा स्ट्रिप। और जो गाजा पट्टी इसके ऊपर अभी जो रिसेंटली अटैक किया था, किसने किया था? हमास ने किया था, जो कि यमन में है। तो यमन के हमास ने गाजा स्ट्रिप पे अटैक किया था और उस एरिया को कैप्चर करने की कोशिश किया। बाद में इजराइल ने उसको रिटेलिएट किया, वापस जाकर उसके ऊपर हमला किया। तो ये सारा चीज चल रहा था। पर हमारा सवाल उठता है कि ये इजराइल का जो बॉर्डर है किस किस के बीच आता है? तो इधर आपका आता है मिस्र, इजिप्ट। ठीक है, तो इजराइल और इजिप्ट के बीच क्या दिखेगा आपको? गाजा दिखेगा। ठीक है, और इसके बाद तीसरा ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर आता है आपका वेस्ट बैंक। ठीक है, और इधर एक कंट्री है जॉर्डन। तो जॉर्डन और इजराइल के बीच किसका विवाद है? वेस्ट बैंक। तो वेस्ट बैंक, इजराइल और जॉर्डन, ये तीनों के तीनों ही क्या है? सही है। पर क्वेश्चन क्या पूछा है? गलत सुमिलित करें, इसलिए आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सारे के सारे ही सही हैं। प्लीज इसको ध्यान रखना, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर what is the fixed interest rate of महिला सम्मान बचत पत्र अनाउंस्ड रिसेंटली? ठीक है ना, हाल ही में घोषित महिला सम्मान बचत पत्र की निर्धारित ब्याज दर कितनी है? ये 2023 का जो क्या आया था, बजट आया था, उसके अंदर दिया गया था। और याद रखना ये 2 वर्षों के लिए होगा। तो जो भी यहाँ पर क्या करेंगी महिलाएं डिपॉजिट करेंगी वो 2 सालों के लिए होगा। 2023 से लेकर 2025 तक के लिए यहाँ पर 2 वर्षों के लिए डिपॉजिट कर सकती हैं। ठीक है, इसमें जो ब्याज दर दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा? 7.5%। प्लीज इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, जहाँ लिखा हुआ है 2 सालों तक 2025। ठीक है, इसको, और ये क्या है? वन टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम। ठीक है, स्मॉल सेविंग स्कीम है, लार्ज नहीं है, बहुत छोटे समय के लिए और बहुत कम पैसे के। ठीक है, और कितनी राशि यहाँ रख सकते हैं? 2 लाख रुपए तक की राशि। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 ईयर पीरियड एट अ फिक्स रेट ऑफ ये, और ये कितना? 2 लाख तक की राशि को यहाँ पर जमा किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैट? गलत सुमिलित का चयन करें। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। एग्जाम में अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप जाके टिक मार के आ जाना। ठीक है, बात करते हैं वो कौन सा प्रश्न होगा उसके बारे में। तो क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया है। पहली बात तो इस अवार्डी को मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है ना, तो पहले आपका दे रहा है नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड। नॉर्मन बोरलॉग कौन थे? हरित क्रांति के जनक थे। ठीक है, और उनके नाम पे वो अवार्ड किसको मिला है? स्वाति नायक। ठीक है ना, तो नॉर्मन बोरलॉग, स्वाति नायक, ये तो बिल्कुल सही है, पर हमें गलत बताना है। दूसरा बोल रहा है रेमन मैग्सेसे। तो रेमन मैग्सेसे इस साल किसको मिला है? रवि कनन जी को मिला है, रवि कनन। ठीक है, इसके पहले किसको मिला था? आपका जो पत्रकार थे रवीश कुमार, उनको मिला था। और अभी किसको मिला? रवि कनन। और इसको बोलते हैं एशिया का नोबेल। और कि भारतीय को एशिया नोबेल मिला है तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस साल के लिए। एक और व्यक्ति को मिला है, पर हम भारतीयों को यहाँ पर देखेंगे। थर्ड यहाँ पर क्या दिखा है? बुकर प्राइज। इस साल का बुकर प्राइज मिला है पॉल लिंच को। और व्यास सम्मान मिला है, ठीक है, व्यास सम्मान किसको मिला है? पुष्पा भारती को। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? ये होगा, क्योंकि गलत चुनना था, याद रखना रवि कनन। प्लीज अच्छे से इसको करके जाना, ये अवार्ड्स पे क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। ठीक है, डीआरडीओ से अपडेटेड, थोड़ा सा डीआरडीओ ने अपडेट किया था। ये डीआरडीओ से एक अग्नि मिसाइल आएगी, सबसे अंतिम में जो आएगी अग्नि मिसाइल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, अग्नि पी और अग्नि प्राइम इज अ मीडियम रेंज। ठीक है, इज अ मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। अग्नि प्राइम एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल एक सही स्टेटमेंट है। दूसरा बोलता है इट इज अ 6th मिसाइल, ये 6वां मिसाइल है इन द अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल सिस्टम। तो पहले अग्नि 5 तक था, ये 6वां बनाया गया। अग्नि मिसाइल प्रणालियों की श्रृंखला में ये 6वां मिसाइल है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। आंसर क्या होगा? सी, बोथ 1 and 2। ठीक है, तो प्लीज इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, काफी इंपॉर्टेंट है। हर साल पीएससी एक पूछता है अपॉइंटमेंट से संबंधित प्रश्न। ठीक है ना, कि किसको क्या बनाया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग। ठीक है, जो यहाँ दिया उसको पहले समझ लेते हैं। तो फर्स्ट दिया रवि सिन्हा। रवि सिन्हा छत्तीसगढ़ कैडर के एक आईपीएस ऑफिसर थे, जिनको अभी क्या बनाया गया है? चीफ ऑफ रॉ। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद सेकंड अजय बांगा। अजय बांगा जी वैसे तो प्रेसिडेंट पढ़ा होगा आपने कि वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनाया गया, पर प्रेसिडेंट जो होता है वो भी एक आपका क्या होता है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का भी काम करता है। ठीक है ना, तो उस रिस्पेक्ट में ये सही है। लेकिन अगर आपको चेंज करें तो केवल प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो ये भी सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है हीरालाल सेमरिया। हीरालाल सेमरिया जी को यहाँ पर लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर।
नहीं, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनाए गए हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाए गए हैं, सूचना आयुक्त बनाए गए हैं, ना कि निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। चौथा स्टेटमेंट बोलता है जया वर्मा सिन्हा, जया वर्मा सिन्हा भारतीय खेल प्राधिकरण के निर्देशक बनाई गई हैं। नहीं, ये गलत बात है। ठीक है, जया वर्मा सिन्हा को क्या बनाया गया है? ये रेलवे के बोर्ड की फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जया वर्मा सिन्हा फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ रेलवे बोर्ड, और संचित त्यागी जी जो है उनको बनाया गया डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SAI बोलते हैं जिसको। ठीक है ना, तो खेल प्राधिकरण के सचिव किसको बनाया गया है? संचित जी को। ठीक है, तो इसमें से 2 ऑप्शन सही है और 2 गलत है। आंसर क्या होगा? 2 जोड़ी सही है। आंसर होगा इसका बी। प्लीज अपडेट कर लीजिएगा आप लोग इन सारी चीज़ों को, आपके बहुत काम आएगा एग्जाम पे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे अवार्ड होते हैं जिसको आप छोड़ के जाते हैं और कभी एग्जामिनर का नजर पड़ गया तो पूछ लेते हैं, इसलिए इसको पूछा है मैंने। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी ऐसे कुछ छुपे हुए अवार्ड्स हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? विच हैज बीन अवॉर्डेड एज द सरस्वती सम्मान, हु हैज बीन अवॉर्डेड एज द सरस्वती सम्मान 2022। सरस्वती सम्मान 2022 जो कि 2023 में दिया गया, किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसमें? एक तमिल के लेखक थे, तमिल राइटर शिव शंकरी, तमिल लेखक शिव शंकरी जी को ये पुरस्कार दिया गया है जिसका नाम है सरस्वती सम्मान। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ऑपरेशन इज इनिशिएटेड टू रेस्क्यू द इंडियन फ्रॉम इजराइल? भारतीयों को इजराइल से लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? आंसर क्या होगा इसका? ऑपरेशन अजय। प्लीज अच्छे से ध्यान रखना, आंसर क्या होगा? ए, ऑपरेशन अजय। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ठीक है, अगला प्रश्न G20 के मीटिंग से संबंधित है। सही जोड़ी को मिला ये। ठीक है ना, तो G20 के अलग अलग बहुत सारे मीट हुए, तो ये कुछ उन मीटिंग के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, पहला क्या दिया है? तो आपको पता है कि नहीं, G20 की इस साल बहुत सारी मीटिंग हुई थी इंडिया में, तो कुछ मेजर मीटिंग्स को मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको दिख सकता है। तो पहला, मीटिंग ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर। ठीक है, जितने भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री और जो कि गवर्नर है बैंकों के, उनकी मीटिंग कहाँ पर हुई? ठीक है, तो इसको भी हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं। ABCD को मैंने आपको पहले से कहा है ABCD, ऐसे ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अब उसका आंसर अगर देखते हैं तो आंसर क्या है इसका? C है। तो आंसर के हिसाब से मैं बता देता हूँ आपको। पहला, सबसे पहले ए क्या आपका? गोवा। ठीक है ना, अब गोवा में कौन सी मीटिंग हुई थी? तो गोवा में होती है टूरिज्म से संबंधित। गोवा क्या पे? पर्यटन के लिए फेमस है। तो ऐसे याद रखना कि टूरिज्म जो पर्यटन की हुई थी वो कहाँ पर? गोवा पे हुई थी। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका क्या होता? यहाँ पर ऑप्शन डी तो एलिमिनेट हो जाता। अब ये 3 ऑप्शन बचते हैं। उसके बाद बोलते हैं मीटिंग ऑफ, यहाँ पर देखते हैं बैंगलोर। ठीक है ना, अब यहाँ ऑप्शन क्या है? मीटिंग ऑफ टूरिज्म एंड क्लाइमेट मिनिस्टर। ठीक है, तो बैंगलोर मीटिंग ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल गवर्नर जो हुआ वो कहाँ पर हुआ? बैंगलोर पे हुआ। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है गांधीनगर। ठीक है, तो गांधीनगर वहां पर क्या हुआ? मीटिंग ऑफ हेल्थ मिनिस्टर, और चेन्नई में क्या हुआ? मीटिंग ऑफ टूरिज्म एंड क्लाइमेट मिनिस्टर। तो मैंने बताया था आपको थोड़ा सा पहले कि एग्जामिनर का जो दिमाग होता है वो अक्सर क्या होता है? किसी तरीके के ऑप्शंस को बनाने का प्रयास करता है, बट आप इस लॉजिक पर रहना, लेकिन अल्टीमेटली आपको राइट आंसर पता हो तभी उस लॉजिक को लगाना। ठीक है, तो इसका हिसाब से आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी। प्लीज इन मीटिंग्स को ध्यान रखना। इसके साथ साथ आप एक और अपडेट कर लेंगे, शेरपा का मीटिंग कहाँ पर हुआ था। ठीक है, शेरपा का, बाकी में छत्तीसगढ़ में जो हुआ वो तो आपको पता ही है। ओके, इसके बाद अगला प्रश्न ये देखते हैं। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। मुझे आपको मैं पहले बोल रहा हूं, इस साल न्यूक्लियर पावर प्लांट, नवकीय ऊर्जा के जो संयंत्र हैं भारत के, सबको देख लेना। इंपॉर्टेंट है इस साल के एग्जाम के लिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑफ इंडिया। एग्जाम में आ जाएगा, फिर बाद में छूटेगा तो आप फिर रोगे, इससे बोल रहा हूँ अभी से देख के जाना अच्छे से। ओके, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस डेवलप्ड 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर इज लोकेटेड एट ककरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ककरापार, ठीक है ना, ककरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना में स्थित है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये है। सेकंड, इट इज लोकेटेड इन मिथीवर्डी गुजरात, ये गुजरात के मिथीवर्डी में है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन बोलता है इट इज अ प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। ठीक है, यह एक प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है। ठीक है ना, तो
इसमें से अगर देखा जाए तो कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, तो फर्स्ट जो देखेंगे इंडिजीनियस है, ये पहला, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये मीठी वर्दी पे नहीं है, तो आप बताओगे ये गुजरात में कहाँ पर है या ये महाराष्ट्र में। ये आपको मैंने ऑप्शन दिया है ताकि आप जाकर न्यूक्लियर रिएक्टर को पढ़ेंगे एक बार कि ककरापार एक्चुअल में कहाँ पर है। इसके साथ साथ बाकी सारे संयंत्र को देखना इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ से नहीं बताऊंगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता दूंगा भले की। ठीक है, थर्ड क्या है, थर्ड भी यहाँ पर एकदम सही है। तो आंसर इसका क्या होगा, ए होगा। ठीक है, ये मीठी वर्दी पे नहीं है, तो आपका मेन काम है कि गुजरात में वो कहाँ पर है। ठीक है, तो ककरापार, कुडानकुलम, तारापुर, चुटका, ठीक है ना, ये जितने भी इंपॉर्टेंट हैं इनको एक बार जरूर देख के जाएंगे। ओके, अगला आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन गिवन द रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2023। वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको इसके जगह मैं आपको कल एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा, कल 25 जगह 26 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 किसे दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एशियन नोबेल है। अच्छे से करके जाओ, छोड़ के मत जाना। आंसर क्या होगा, डॉक्टर रवि कन्नन। ठीक है ना, तो डॉक्टर रवि कन्नन जो होंगे वो इसके आंसर होंगे। क्लियर है, आंसर होगा डी। ओके, सो ये आज के टोटल क्वेश्चंस थे। ये जो क्वेश्चन है इसकी जगह पे मैं कल आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर कराऊंगा क्योंकि ये एक क्वेश्चन का पार्ट था। तो ये रहे आपके शुरू के टॉप 50 क्वेश्चंस। कल के वीडियो में हम लोग 51 से लेकर 75 तक करेंगे। वो तो एक तरफ होगा ही होगा, पर आपको देखो यहाँ पर कुछ चीज़ों को प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ये जो मैं करंट अफेयर करा रहा हूँ ये तो आप जाके करना ही एग्जाम पे। एग्जाम पे जो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ऐसे वाले होंगे ना, उसको कर लेना। देखो करंट अफेयर को क्या आप साल भर पढ़ते हैं तो आपका एक अच्छा उसके ऊपर नॉलेज बेस भी होता है। तो एग्जाम में अगर आपने करंट अफेयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो आप जाकर उसी क्वेश्चन को सबसे पहले भी कर सकते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन आपसे फटाफट बनेगा, तो वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। ठीक है, तो जब आपको सेक्शन को सॉल्व करना होगा जीएस का, तो जिसकी छत्तीसगढ़ स्ट्रॉन्ग है तो पहले आप छत्तीसगढ़ कर लो और करंट अफेयर कर लो, और फिर उसके बाद इंडिया पे जाओ। जिसका इंडिया स्ट्रॉन्ग है वो पहले करंट अफेयर और इंडिया कर ले, फिर छत्तीसगढ़ पे जाए। इससे क्या होगा कि आप अपने मेजर पोर्शन पे पहले काम कर रहे होंगे, जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद आप उस सब्जेक्ट को सॉल्व करने जाओगे जहाँ पर आपको थोड़ा सा वीक है। इससे क्या होगा, आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है सिलेक्शन होने की, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आते हो तो जो क्वेश्चन ऐसे भी बीच में आ जाते हैं जो आपने कहीं पढ़ा नहीं, जो टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो अल्टीमेटली धीरे धीरे आपके अंदर घबराहट आती है। तो घबराहट से बचने की जगह वही होता है जो पढ़ा है उसको पहले सॉल्व करना है। तो आई होप आप अच्छा कर पाएंगे। आज मेरी आवाज़ थोड़ी डाउन है तो मैं इसलिए आज ज़्यादा नहीं बोलूँगा, और आप सभी को इतनी बोलूँगा कि प्लीज़ बहुत पॉजिटिव फील करिए, अच्छा से रहिए, खूब अच्छे से खाने को ध्यान रखिए, नींद प्रॉपर लीजिए। एग्जाम निकलेगा, आपने साल भर पढ़ा है तो डेफिनेटली आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। आपको बिल्कुल इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा। जो भी होगा आप जैसा परफॉर्मेंस करके आएंगे रिजल्ट वैसा ही होगा। इस बात को फिर से रिपीट करूँगा, आपका रिजल्ट वही होगा जो आप उस दिन परफॉर्मेंस करके आएंगे। तो आप रिजल्ट ना सोचिए, आप परफॉर्मेंस कैसा करना है वो सोचिए। जितना अच्छा परफॉर्मेंस होगा रिजल्ट अपने आप आएगा, गंदा होगा गंदा आएगा, सिंपल सी बात है। तो परफॉर्मेंस की चिंता होनी चाहिए, रिजल्ट की नहीं होनी चाहिए, पहला चीज़। दूसरा, परफॉर्मेंस की चिंता तब होती जब आप जुलाई अगस्त में तो बात एक अलग होता, ठीक है ना। अब तो आप एंड फेज पे, तो चिंता क्या करना है, अब तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, तो एंजॉय करो, रिलैक्स रहो और बहुत अच्छे से पेपर दे के आओ। विश यू ऑल अगेन द वेरी बेस्ट ऑफ लक। कल हम लोग आगे के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू ऑल।